नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशोक मेंढे जी, जिस फाउंडेशन ने नागपुर के शांतिवन चिचोली को कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपए की राशि दी है उनके पुनर्विकास के लिए। उनसे बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के बाबा साहब अम्बेडकर फाउंडेशन है, उन्होंने 17 करोड़ की निधि जो है मंजूर की है। इसके 2 किस्त भी दे चुके हैं। 4 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप क्या कहोगे? दरअसल बाबा साहब की जो चीज़ें हैं उपयोग में दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, इस चीज़ों का जतन हो और वो सालों साल तक इस देश की जनता को प्रेरणा देने वाली चीज़ें हैं, उसका जतन हो, इस अपेक्षा से इस फाउंडेशन ने 2016 में एक, जैसे आपने कहा, तो 17 करोड़ 3 लाख की राशि के प्रावधान को हमने मंजूरी दी है। और उसी वर्ष मतलब 2016 में ही नवंबर में हमने 4 करोड़ 25 लाख की जो रकम है हमने कलेक्टर नागपुर को सौंप दी थी इसका काम शुरू करने के लिए, पहले हफ्ते के रूप में। लेकिन उसके बाद हमको अभी इस वर्ष हमको उसकी यूसी मिली, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको प्राप्त हुआ कि आपने जो पहला फंड दिए थे वो पहला फंड अभी हमारा खर्चा हो गया है, अब आगे के काम के लिए आपने हमें फंड देना चाहिए। तो इसको विचार में रखते हुए हमने तुरंत, कोरोना का काल चल रहा सारा, आप जानते हैं स्थिति, उसके बाद भी 4 करोड़ 25 लाख का जो फंड है सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने कल सैंक्शन किया। आज उसकी हार्ड कॉपी हमने कलेक्टर नागपुर को सौंपी। कलेक्टर नागपुर के सौंपने के बाद हमने चर्चा में कहा कि हमने 4 करोड़ 25 लाख आपको 16 में दिए, आज 2020 और 21 चल रहा है। 4 साल में आप 4 करोड़ अगर कंप्लीट खर्चा कर पाते हो तो हमारे 17 करोड़ की निधि खर्चा करने के लिए आपको 17 साल लगेंगे। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी भी फंड, हमने जो आपको अभिवचन दिया है उस वचन के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और उतना फंड आपको जो मांगे थे उतना फंड आपको मिलेगा। लेकिन हमारी एक शर्त है कि आगामी 6 दिसंबर को, यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर इसका लोकार्पण हो। ये ऐसी फाउंडेशन की इच्छा है और इस देश के जनता की भी इच्छा है। इसलिए हम आपसे, आप महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि हो, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो इस प्रस्ताव इसको, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर हालत में यह जो है संग्रहालय, यह किसी भी हालत में 6 दिसंबर को इसका लोकार्पण होना चाहिए, ऐसा हमने उनसे कहा। पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। जो बाकी फंड अभी भी बचा है 9 करोड़ के करीब, ये 4 करोड़ आप अभी खर्चा कर लीजिए, हम आपको तुरंत 2 महीने में फिर से 9 करोड़ का फंड देने के लिए तैयार है, ताकि हमारा पूरा फंड आए और आप वो जो है ये संग्रहालय स्मृति है ये इसको पूरा एक बार बन के तैयार हो जाए और लोग उस वहाँ जा सके। और ये नागपुर ही नहीं, देश भर के लोग इसको एक श्रद्धा स्थान मानते हैं। वो चीज़ें ऐसी है, तो केवल लोग कह रहे हैं कि ये पर्यटन बढ़ेगा। मैं कहता हूं पर्यटन नहीं, श्रद्धा के स्थान पर्यटन की चीज़ नहीं होती और वो एक समाज की भी नहीं होती। श्रद्धा इस देश का जो भी नागरिक है इस देश के महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है। इसलिए हर कोई समाज के से जुड़ा व्यक्ति उसको देखने आएगा कि मेरे देश की जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी उसकी वो कलम कौन सी है, उसकी दवात कौन सी है, वो कंप्यूटर कौन सा है, ये सारा देखने को आएगा। इसलिए हमारी एक इच्छा है, हमने आज कलेक्टर से बड़े साफ शब्दों में कहा कि हर हालत में उसका 6 दिसंबर को लोकार्पण होना चाहिए। सर, ये जो प्रोजेक्ट है 2012 में सैंक्शन हुआ है और राज्य सरकार ने उस समय भी पैसा दिया था। 2016 से इसको फिर से काम का शुरू हुआ। 4 साल में काफ़ी इसका काम कम रहा। इस दौरान आपकी भी सरकार थी, इसका मतलब जब आप बीजेपी से जुड़े हो तो आपकी सरकार थी। उस समय सरकार के जो प्रतिनिधि है जिलाधिकारी, इन्होंने मॉनिटरिंग नहीं किया। देखिए, यह जो प्रस्ताव है इसका वास्तविक से 2012 में आया इसका, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। माननीय पृथ्वीराज जी चौहान सूबे के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने पहले 10 लाख, बाद में फिर बढ़ा के टोटल 10 करोड़, बाद में 36 करोड़, ऐसे उसके प्राकलन को, एस्टिमेट को बढ़ावा दिया। लेकिन उनके कार्यकाल में केवल
10 करोड़ का निधि इस प्रोजेक्ट के लिए मिल पाया। जब हमारी सरकार आई, माननीय देवेंद्र जी की सरकार आई, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, तो देवेंद्र जी के कार्यकाल में 23 करोड़ का निधि इसको आवंटित किया गया। मंजूरी तो पहले ही थी, तो बीजेपी की सरकार ने पहले 23 करोड़ और अभी ये 8.5 करोड़, मतलब एक 40 लाख के प्रोजेक्ट के लिए इतना सारा फंड, आधे से ज़्यादा फंड हमारी सरकार ने दिया। अब ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती है कि उसने इस प्रोजेक्ट को ध्यान देना चाहिए और समय सीमा के, वैसे इसकी समय सीमा थी दिसंबर 2020, वो ख़त्म हो चुकी है। जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी सीमा भी होती है, ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा, तो इसकी समय सीमा थी दिसंबर 2020, ये सीमा खत्म हो गई। इसलिए हमारी चिंता में बढ़ोतरी हो गई कि नहीं, इसको अब किसी भी हालत में दिसंबर 2021 में इसका लोकार्पण होना ही चाहिए। इसलिए हमने आग्रह किया और मुझे लगता है कि यहाँ के कलेक्टर महोदय इसकी चिंता करेंगे और हर हालत में इसका 6 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि इसका लोकार्पण जो है वो 6 दिसंबर को हो। सर, किसी और विषय पर चलते हैं। आप बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हो, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उसका रिवॉर्ड भी बीजेपी ने आपको दिया है। अभी फिलहाल नेशनल कमीशन रिवॉर्ड दिया है एक उपाध्यक्ष आपको, तो इस तौर पे मैं जैसे ये लोग राजनीति में कहते हैं कि ये रिवॉर्ड नहीं होता, इससे मेरा कोई अवदान नहीं बढ़ता। किसी को मंत्री बनाया तो बोलते दे दिया, अरे उसको दायित्व मिला है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ी गई है। ये रिवॉर्ड नहीं होता जो गले में बांध के टांगे हम लोग, तो इसको जो इस तरह से लेते हैं, मैं उसको जरा अजीब सा महसूस करता हूँ। चलो, इसको अगर आप, मेरी जिम्मेदारी में, इसमें मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, इस पद पे मुझे कोई तनख्वाह नहीं है, कोई फंड नहीं है, केवल मैं अपनी इच्छा आकांक्षाओं को, समाज की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं, इसलिए मुझे एक दायित्व मिला है जिसे पूरा करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूँ। बीजेपी सरकार ने आपको उतना सक्षम मानना है कि आप समाज का प्रतिनिधित्व कर सके? हाँ, इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ सरकार। ठीक है, अभी फिलहाल आज ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के उसका मेंबर आज नागपुर से ही चुने गए हैं। एक कहा जा रहा था, क्योंकि आप समाज में काम कर रहे हो, कई दिनों से बीजेपी के लिए भी काम कर रहे हो, समाज में आप लोगों के लिए जाते हो, हमेशा जिनके ऊपर अत्याचार होते हो उनके लिए भी आप दौड़ते हो। ऐसे में एक माना जा रहा था, एक कयास लगाया जा रहा था कि ये इस कमीशन में आपको मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपको इसका दुख है? नहीं, इसका कोई दुख नहीं। सुभाष जी मेरे साथी है, लेकिन देश भर के मेरे साथियों को जरूर दुख है। मुझे कोई व्यक्ति का दुख नहीं, सुभाष जी मेरे साथी है, मैं उसके पीछे खड़ा रहूँगा। और आखिर पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो जाए तय करे, हम पार्टी के कार्यकर्ता है। जी, तो ऐसा भी एक आरोप लगता है कि बीजेपी पार्टी फिलहाल बौद्धिस्ट कम्युनिटी को पीछे ढकेल रही है, दलितों को सामने ला रही है, लेकिन बौद्धिस्ट कम्युनिटी में जो दलित है उनको पीछे ढकेल के हिंदू दलितों को सामने ला रही है। ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया, लेकिन अगर आपके ध्यान में अगर ये आया हो और अगर इसमें सच्चाई है, तो ये देश भर के जो अम्बेडकराइट बौद्धिस्ट बीजेपी में काम कर रहे हैं, ये सबके लिए चिंता का विषय है और हम इस पर मंथन जरूर करेंगे अगर इसमें सच्चाई हो। आप ये किस उदाहरण को लेके बोल रहे हैं, अगर ये थोड़ा पता चले तो उस पर भी आपको सुभाष जी, हाँ, सुभाष जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, सुभाष जी के नियुक्ति से लेके कि वाह जी, ठीक है, तो हम लोग इसकी चिंता करेंगे, लेकिन इसको मुझे व्यक्तिगत न लिया जाए। देश भर के सारे साथियों से उसी तरह के फोन आ रहे जो भाजपा में कार्यरत है, तो इसके लिए अगर इसमें सच्चाई है, हम पार्टी प्लेटफॉर्म में बात करेंगे इसकी, और अगर इसमें सच्चाई है तो हम लोग निश्चित रूप से इस पर चिंता करेंगे, मंथन करेंगे और इसका सवाल ढूंढेंगे कि अगर ऐसा होता है तो वो फिर गलत है। बीजेपी में फिलहाल एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी बहुजनों के लोगों को दरकिनार कर रही है। अभी 2019 के इलेक्शन में हमने बड़े बड़े नेताओं को टिकट ना मिलने का उदाहरण देखा, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुळे है, विजय तायडे है, विनोद तावड़े है। तो ऐसे नेताओं को टिकट ना देने से या दरकिनार करने से कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहा है बीजेपी में कि क्या बीजेपी बहुजनों को पीछे धकेल रही है? ऐसा मान भी सकते हैं, लेकिन जैसे कहा कि नागपुर से माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी का कामठी से टिकट कटा है, तो वहाँ पर सुलेखा ताई को टिकट नहीं दिया गया, वहाँ किसी जोशी देशपांडे को टिकट नहीं दिया गया, वहाँ सावरकर को ही टिकट दिया गया जो उसी समाज से थे, बहुजन समाज से है। तो उसकी और कुछ वजह हो सकती है, वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन बहुजन समाज को पीछे करने के लिए उसको काटा होगा ऐसा मुझे नहीं समझता, क्योंकि सावरकर जी भी ग्रामीण में नेता है
उनकी मिसेस जिला परिषद की अध्यक्षा रह चुकी है, तो वो अपने आप में नेता है। एक सवाल ये भी है कि बहुजनों का पद जो है या ओहदा बीजेपी में बढ़ता जा रहा था, तो उसे रोकने की कोशिश हो रही है। मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है मेरा इस सवाल है सिर्फ कि क्या ये बहुजनों का अगर एक दायित्व या फिर एक ओहदा बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश बीजेपी में होती है? फिर दूसरी चर्चा, तो मैं अम्बेडकरी बौद्ध समाज से जुड़ा हूँ, तो दूसरी चर्चा ऐसे भी होती है कि भाई एक पाटिल वर्ग को बढ़ाने के लिए फिर अम्बेडकरी और बौद्धों को नीचे रखा जाता है, ये भी चर्चा होती है। ये चर्चा ही चर्चा है, तथ्य कुछ नहीं है इसमें। तथ्य कुछ नहीं है उसमें, है ना। तो बीजेपी में बहुजनों को उतना ही सम्मान मिलता है जितना बाकी समाज को मिलता है, और बौद्धिस्टों को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना बाकी। वही नेता रहे, जैसे इनकी सरकारों में एक देवेंद्र जी छोड़े तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और शिवसेना के साथ थे तो मनोहर जोशी बने। मतलब 2 मुख्यमंत्री छोड़े तो सारे मुख्यमंत्री बहुजनों के रहे महाराष्ट्र के इतिहास में। जब से महाराष्ट्र की 1960 में निर्मित हुई तो 2 ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। हमारे मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में भी नासिरराव त्रिपुरा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जबकि सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। ये तो दुख की बात है कि नहीं। उन्होंने भी बहुजन चेहरे को ही ढूंढा। तो महाराष्ट्र की बात करें तो अभी भी बहुजन का राज है, फिर वो कांग्रेस पार्टी रहे या फिर बीजेपी रहे। सवाल हमारे साथ ही खड़ा होता है कि हम कहीं नहीं रहे। नहीं, एक सवाल बीजेपी के हमेशा ये होता है कि दलित विरोधी है, या फिर एक प्रचार किया जाता है, आप उसे कांग्रेस का प्रचार कह लीजिए या आम लोगों में प्रचार कह लीजिए, कि दलित विरोधी पार्टी से कहा जाता है, उसके साथ साथ उसे मुस्लिम विरोधी भी कहा जाता है। तो आप इसे कितना सही मानते हो, क्योंकि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो कई सालों से, तो दलित विरोधी पार्टी है या नहीं? बीजेपी पार्टी दलित विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ नेता है जो निश्चित रूप से दलित विरोधी है। जैसे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हम लोग निश्चित इसकी चर्चा अपने प्लेटफॉर्म पे हमने शुरू कर दी है कि इस नेताओं के दलित विरोधी, अम्बेडकर विरोधी चलने के कारण पार्टी को इसका खामियाजा आज न कल भुगतना पड़ेगा। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी चिंता करना बहुत जरूरी है। इसकी चर्चा हमने शुरू कर दी है। नहीं, आपने कहा कि दलित विरोधी होने की आप चर्चा करते हो, आप उसका विरोध नहीं करते, सिर्फ चर्चा करते हो। नहीं, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मैं पार्टी का एक अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता हूँ, तो हमारे पार्टी के अंदर की बात को अगर किसी कहीं से चर्चा उठती है तो उसको अपने प्लेटफॉर्म पे जाके कहना, ये मेरा दायित्व बनता है, और वो हम लोग करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। हम लोग चुप रहने का कोई कारण नहीं, और इस उम्र में कोई चुप रहने का कोई कारण नहीं। हमारे पास गंवाने के लिए होता ही क्या है दलितों के पास और अम्बेडकर लोगों के पास। हम तो सड़क के लोग हैं, जिसको महलों में रहना है, सत्ता के महलों में रहना है, उसने उसकी चिंता करना चाहिए। ये हमारे बहुत चिंता का विषय नहीं होता। हम चिंता जरूर करते, लेकिन ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम वैसे भी सड़कों पर रह रहे हैं। तुमको सत्ता के महल में रहना है तो हमारी चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भी सड़क में आओ। हमको तो आदत सी पड़ी है सड़क पे रहने की। और हम लोग पार्टी में जो आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग लोगों को हमेशा कहते हैं, हम लोग पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रबोधन वर्ग में जाते हैं, कई बैठकों में हिस्सा लेते हैं। मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ 3 साल। तब मैं हमेशा बैठकों में जाके कहता था, लोग अपनी दुविधाएं, अपनी व्यथा कुछ कुछ सुनाते थे, जो हमसे बना हमने उनके मान सम्मान के लिए सब कुछ करते रहे, पार्टी के पेरेंट बॉडी से कहते रहे, और उनको और बहुत जगह हमको अच्छे रिजल्ट भी मिले, हमारे मोर्चा के पदाधिकारियों को सम्मान भी मिलते रहा। लेकिन हमने मोर्चा के पदाधिकारियों को कहा, आप ये क्यों समझते हो कि आप अम्बेडकराइट हो, दलित हो, इसलिए आपको दूर, आप अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाओ। आप खुद ही अपनी क्षमता को भूल गए। आप नेताओं की वो गणेश परिक्रमा में लगते रहते कि वो नेता की गणेश परिक्रमा करे तो शायद मुझे कुछ मिल पाएगा। सर, आप समाज से जुड़े नहीं हो। ये सारे जो दलित नेता, अम्बेडकर नेता आते हैं ना, ये अपना समाज छोड़ के आते हैं। इन्होंने अपने समाज से जुड़ के रहना चाहिए, समाज के सुख दुख में रहना चाहिए। नहीं, ऐसा भी, और अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन भी अगर बोलना पड़े तो बोलना चाहिए। जैसे हमने गुना के केस में कहा, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने कहा। हाथरस के केस में हमको जो कहना था कहा, बिहार में हमको जो कहना था वो कहा हमने कभी चूका नहीं। तो जब तुम अपनी पार्टी को अपनी ताकत नहीं बताओगे, अपने ताकत का एहसास नहीं कराओगे, आप ही खुद दब्बू बन के रहोगे, तो फिर तुम्हारा ये हाल तो होगा।
तो एक सवाल ये भी आता है कि दलितों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा आरोप है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की दलितों का इस्तेमाल ये करते जो हैं वोट है बैंक करने के लिए, जी जी ये सही है या नहीं? और जो जब भी उनको पद दिया जाता है तो वो सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग मंत्री दिया जाता है, उसके अलावा एक छोटा मोटा पद दिया जाता है, उसके अलावा उनको कुछ पद नहीं मिलता। इसमें देखिए गलती हम अम्बेडकर राइट, बुद्धिस्ट और दलित कार्यकर्ताओं की भी गलती है। वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए, वो कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे या कहीं भी पार्टी में रहे, उन्होंने अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। वो संख्या में भला ही बोलते हम इतने से लोग हैं, हम क्या करेंगे। मैंने हमेशा कहते रहा कि भाई देखो, एक स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए गरम मसालों की और महंगे मसालों की बहुत ज़रूरत होती है। शायद हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम खुद के लिए ऐसे महंगे मसाले अपना खाना बना सके, लेकिन हमारे मुट्ठी में एक नमक है और उस नमक की ताकत को पहचानो कि आप किसी भी रईस ने, मतलब जो सत्ता के मदमस्त सत्ता के किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने सत्ता के मदमस्ती में आके तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार करना शुरू किया, तो यह समझ लो कि आप उसके खाने में, आप स्वादिष्ट खाना बनाने में अक्षम होते हैं, लेकिन आपके मुट्ठी में जो नमक है छोटा सा, उतना नमक तो होता है गरीब के घर में, वो अगर आप उसके स्वादिष्ट पतीले में अगर डाल दोगे तो उसके स्वादिष्ट खाने को मट्टी मोल करने की आपकी ताकत है। और ये ताकत का एहसास जब तक हम लोग नहीं दिलवा पाएंगे किसी भी पार्टी नेतृत्व को, तब तक तो वो आपको अपना गुलाम समझेगा ही समझेगा। इसलिए ये हमारा भी दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी में जहाँ पर भी हो मान सम्मान के लिए रहो। रोजी रोटी तो नहीं रहे तभी मिलने वाली है, तो क्यों रोजी रोटी नहीं मिल रही, पार्टी ने ये नहीं दिया, क्यों रोना रोते हो? उसकी ज़रूरत है। हमने हमेशा उसको ये समझाया कि पार्टी में रहना ये मेरी मजबूरी है। पार्टी से ये समझा दो कि तेरी ज़रूरत है, मेरे सिवा तेरी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। ये समझाने में हम लोग कहीं तो भी कम पड़े हैं और ये समझाने का वक्त आ गया है। फिर कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे और कोई भी शासक दल रहे, उसको ये समझाने का वक्त आ गया। और हमारे जो कार्यकर्ता है इस समूह के, उन्होंने अपने जो मुट्ठी में जो नमक है उस नमक को पहचानना चाहिए, उसकी ताकत को पहचानना चाहिए कि ये मेरा नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इसके खाने को बिगाड़ने की ताकत मेरे मुट्ठी में है। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे तब आपको कोई भी नीचे नहीं दिखा पाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। जी सर, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि देश में 2015 से पिछले 10 साल से, 2010 की रिपोर्ट है और 2020 के बीच में उनका सर्वे किया गया है, उसमें ऐसा पाया गया है कि इस 10 सालों में दलितों के खिलाफ जो है अत्याचार बढ़े हैं, उसके बिहाफ में जो शेड्यूल ट्राइब है उनके अत्याचार कम हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दलितों पे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि 6 साल से सरकार आपकी? ऐसा एक चित्र रखा गया है, क्राइम जो रिपोर्ट ब्यूरो है उसमें हर राज्य है, महाराष्ट्र का भी नाम है ना। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी क्राइम रिपोर्ट ये बड़ा है, रेट बड़ा है। सवाल रहा आदिवासियों का कि आदिवासी जो है ये मुखर नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो शहरों में आए हैं, बड़े बने हैं, लेकिन वो भी अपने आदिवासी जंगलों के आदिवासी भाइयों को, जंगलों यानी गांव देहात के आदिवासियों को भूल चुका है और वो मुखर नहीं होते और मुखर होने। लेकिन दलित समाज जो है वो आज विचारों के भरोसे चलता है, बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है, इसलिए वो आज मुखर हो चुका है, वो सोशल मीडिया से एक्वेंटेड है। इसलिए देश में कहाँ चल रहा, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को इसकी कल्पना बहुत कम होती है। लेकिन हम लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो हमको मालूम होता है कि आज कहाँ हमारे भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। नहीं तो गुना में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, मुझे कैसे पता चलता? मुझे पता चला, हमारे लोग उठते हैं, बोलते हैं किसके पार्टी की सरकार है, चाटा ये मारे या वो मारे, चाटा मारा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, हमारा यही कहना है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा ये प्रचार किया जाता है, अब ये से प्रचार है या इसमें तथ्य है, या आप बताओगे कि बीजेपी एक संविधान विरोधी पार्टी है, जो संविधान के जो कलम है वो धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रही है, जो मेन ढांचा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप हमेशा कांग्रेस करती है। आपको क्या लगता है? ये आज का विषय रहेगा ऐसा मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आपने पूछा है, थोड़ा सा इस क्षेत्र में काम करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले इसमें बीजेपी सरकार थी, 5 साल रही, अभी फिर से सरकार में आई। अपने इस कार्यकाल में
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान की ऐसा कौन सा कलम है, कौन सा आर्टिकल है जो इन्होंने बदला है और जिससे हम दलितों को नुकसान हुआ है? ऐसा हम पूछते हैं विरोधियों से कि भाई बताइए ना कौन सा कलम बदला है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा बदल हुआ है जो तुम्हारे अहित करने वाला है। उल्टा तो ये है कि 370, ये मैं एक पीडीएम करके संगठन है, सोशल संगठन, उसको हम लोग चलाते हैं, उसका मैं एक कार्य करता हूँ। हमारे पीडीएम संगठन की कई सालों से मांग थी कि अगर लद्दाख के माँ बहनों को और बौद्धों को सुरक्षित रखना है तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए। मेरी कई सालों से मांग थी, तो इस मांग को हम लोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे मुसलमान भाइयों के होठों से डरती थी कि क्या थी, उसने कभी हिम्मत नहीं की। बाबा साहब ने भी कहा था कि ये टेम्पररी क्लॉज है, और बाबा साहब उस समय नहीं थे जिस समय ये क्लॉज डाला गया, बाबा साहब उस पर नहीं थे, ये एडिशनल क्लॉज था संविधान में, और इसलिए वो 370 खारिज करना चाहिए। और 370 खारिज हुए बिना, मुझे देश का नहीं मालूम, कश्मीर का नहीं मालूम, लेकिन मेरे लद्दाख के बौद्ध भाइयों का संरक्षण करना है, उनका विकास करना है, तो 370 के बाद ही वहाँ केंद्र शासित बनना तय होता है, उसके सिवा कोई उपाय नहीं था। इसलिए हम अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इतने सारे बौद्धों को उन्होंने आज सुरक्षिता प्रदान की। नहीं तो वहाँ पर बौद्धों का कुछ बनता ही नहीं था जम्मू कश्मीर में, वहाँ की सरकारों में हमारा कोई उतना प्रतिनिधित्व नहीं था। तो आज लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, हमारे लद्दाख के बौद्ध भाई बहन अपनी संस्कृति की रक्षा कर पा रहे हैं, रोजगार में बड़ा हो रहा है। इसलिए देश के लिए क्या लगता है विचारवंतों के लिए मुझे नहीं मालूम, 370 का रद्द होना मेरे बौद्ध भाइयों के हित में था, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा कहते हैं कि वो सीए क्या क्या कहते हैं ना, उसमें भी है कि किसको दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसका इसलिए स्वागत कर रहा हूँ कि उसके कारण यहाँ पर हमारे देश में बांग्लादेश जब बना तो अन्याय अत्याचार के कारण एक बहू बेटी हमारी सुरक्षित नहीं रही, तो लाखों लोग चकमा बौद्ध चितगांव हिलटेक एरिया से भारत में आए, निर्वासित करके जी रहे थे। कैसे जी रहे थे, मैं गया हूँ, उनसे मिला हूँ। उनके जो नेता थे उपेंद्र लाल जी चकमा, वो आज नहीं है, उनकी सभाएं मैंने यहाँ नागपुर में ली है, मैं वहाँ तक जा चुका हूँ, त्रिपुरा में उनकी हालत देख चुका हूँ कि वो आसाम में कैसे रहते, त्रिपुरा में कैसे रहते रिफ्यूजी कैंप में। आज उस एक्ट के कारण उनको नागरिकता मिलने का रास्ता जो है वो खुल गया है। तो इसके कारण भी हमारे बौद्ध भाइयों का फायदा हुआ देश भर में। अब हमारे लोग कहते हैं कि वो अम्बेडकरी नहीं है, वो महायानी है, वो यही हियानी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा साथियों कि 2-3 देश छोड़े तो सारे देश हिनयानी कहलाते हैं, जिसके मूल श्रीलंका है। हम श्रीलंका को फॉलो करते हैं, लेकिन अधिकतर संसार के देश जो है ये महायानी परंपरा से जुड़े हुए हैं। जैसे दलाई लामा जी है, ये महायानी परंपरा से जुड़े हैं। हम एक और कहते हैं कि बाबा साहब ने इस धर्म को की दीक्षा देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि आज मैं आपका नाता जो है सारे संसार से जोड़ रहा हूँ, आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं श्रीलंका से जोड़ रहा हूँ, सारे संसार के बौद्धों से जोड़ रहा हूँ, मतलब महायानी बौद्धों से भी आपका नाता जोड़ रहा हूँ। ये बाबा साहब का स्पष्ट विजन था। तो हम कैसे कर सकते हैं? फिर नहीं बोले उनकी परंपरा अलग है। आज हमारे देश में अम्बेडकर जो बौद्ध है वो श्रद्धेय सुरेश ससाई जी को अपना धर्मगुरु मानता है। इनका नाम सुरेश ससाई जी था, यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने नाम के सामने आर्य लगाया। तो आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई को देश का अम्बेडकराइट जो बौद्ध है वो अपना धर्मगुरु भी मानता है, लेकिन बोलता महायान को नहीं मानूंगा। अरे मैंने कहा जो ये आर्य नाम लगा है ये आर्य नागार्जुन है, और आर्य नागार्जुन ही महायानी परंपरा का संस्थापक है, विचारधारा का। ससाई जी ने वो नाम जोड़ा, आपने उसको स्वीकार किया, लेकिन महायानी परंपरा से नफरत करते हो। आप कैसे बौद्ध हो मुझे नहीं समझ में आता। जापान से फंड आता है, विहार बनते हैं तो हम बोलते हैं वाह 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 वाह, लेकिन जापानी महायानी हमको नहीं चलता, ऐसा बोल के नहीं होगा। तो हम भी कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए, ट्रांजिट पीरियड में हम भी समझ नहीं पा रहे कि हम क्या विरोध कर रहे हैं और क्या समर्थन कर रहे हैं। तो इससे हमको बहुत जल्दी दूर जाना पड़ेगा और साफ रास्ता जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल सर कि आप जिस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हो
उसका नाम डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन है, जबकि बाबा साहब को बड़े आदर से कहा जाता है बाबा साहब आम्बेडकर। तो ये जो नाम है, इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर रखने का प्रस्ताव आपने दिया था, 2 साल हो गए उसके ऊपर, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर अब तक विचार नहीं किया। देखिए अमित जी, लगभग 23 साल पहले इस फाउंडेशन की स्थापना करते समय भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी देश में, 2 फाउंडेशन तैयार किए, एक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और उसी समय दूसरी फाउंडेशन बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन की। अब उसका दूसरे जो फाउंडेशन का नाम है वो जगजीवन राम फाउंडेशन नहीं है, बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन हुआ। और बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन का मतलब है बाबू जगजीवन राम जी को बाबू ये उपाधि थी, लोग श्रद्धा से मान से उनको बुलाते थे कि बाबू जगजीवन राम। वैसे ही बाबा साहब को भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते, लोग अम्बेडकर नहीं कहते। तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने सोचना चाहिए था कि एक और हम लोग जगजीवन राम जी को बाबू जी का दर्जा देते हैं, जो उसके समाज को स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब की जो सारी जनता है वो बाबा साहब को बाबा साहब कहती है, तो उसका नाम देने से कांग्रेस ने उस समय नकार दिया। अब कांग्रेस के मन में क्या था उस समय की वो नेता सोचें, बाबा साहब के प्रति सम्मान था, अपमान था, वो उसका मैं उसकी तय में आज नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हमने क्या किया। इस फाउंडेशन में पहली बार 30 साल हो गए महाराष्ट्र से किसी को वाइस चेयरमैन का दायित्व मिला है। इसके पहले कभी भी फाउंडेशन में, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में महाराष्ट्र से किसी को भी ये दायित्व नहीं मिला वाइस चेयरमैन का। पहली बार मुझे मिला दायित्व, मैंने कोशिश की और एक प्रस्ताव दिया है अपने गवर्निंग बॉडी में कि इसका भी नामांतरण हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फाउंडेशन ऐसा नामांतर हो। इस तरह का मैंने प्रस्ताव दिया है। मुझे आशा है कि हमारी गवर्निंग बॉडी जल्द ही इस प्रस्ताव को, मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, मुझे आशा है। आपने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि हो सकता है कि बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में हो कांग्रेस उस समय नाम रखने के। 2 साल से आप सरकार में हो, तो अगर बीजेपी इतना ही बाबा साहब को अपने मन में रखती है तो तुरंत इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब मैं उस बीजेपी सरकार से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उस फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन हूँ, ये हमारा दायित्व है। लेकिन हमारे फाउंडेशन की एक परिपाटी थी, 1 साल तो कोरोना में चला गया पूरा, हमारी बैठकें साल भर से नहीं हुई है। अभी इस वर्ष हमारी बैठक होगी अप्रैल में निश्चित रूप से, तो मुझे विश्वास है कि इस अप्रैल की बैठक में यह प्रस्ताव विचारात आएगा और निश्चित रूप से नामकरण का यह प्रस्ताव मंजूर होगा। धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़े बेबाकी से आपने अपने सवालों के जवाब दिए। तो अशोक मेंढी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है। महाराष्ट्र सरकार का ये प्रोजेक्ट, भारत सरकार का जो है, भारत सरकार के अधीन से आता है ये फाउंडेशन। उनके उपाध्यक्ष है, जिन्होंने चिचोली में जितना पैसा इनके फाउंडेशन दिया उसके बारे में जानकारी दी। और इनकी एक उम्मीद है, हमने दीक्षा भूमि के लिए मैं प्रयास किया, दीक्षा भूमि का फंड लेके आया, मैं यहाँ का रहवासी हूँ इसलिए मैं दीक्षा भूमि थी उसका भी फंड लेके आया। 2 महीने पहले ही मैंने उस फंड को रिलीज करवाया, 3.5 करोड़ का, यहाँ का भी करवाया। मेरी आस्था है और इस नागपुर से जुड़ा होने के कारण और उस समाज से जुड़ा होने के कारण मेरी जवाबदारी है, जितना निभा सकता हूँ अकेले। ये फाउंडेशन है, उसमें 32 लोगों की जनरल बॉडी है, 7 लोगों की गवर्निंग बॉडी है, उसमें मैं एक अम्बेडकर बंदा जितना झगड़ सकता हूँ, जितना ला सकता हूँ उतना करूँगा, और नहीं हुआ तो क्या करना है मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। जी, तो आप सुन रहे थे अशोक मेंढी जी को, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से की। तो आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।